नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। प्रशांत किशोर ने एक के बाद एक बीजेपी नेताओं पर किस्त जारी किया है और कहा है कि ये भ्रष्टाचारी हैं, मर्डर केसेस हैं इनके ऊपर। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक। आज अपने नेताओं को बचाने के लिए आए हैं। देखिए, बिहार की राजनीति दो ध्रुवों में बटी हुई है। एक तरफ गुंडा पार्टी के लोग हैं, तो दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवार है, जिसने समाज के कल्याण के लिए काम किया, बेटियों बहनों के लिए काम किया, जिसके काल में बिहार में बेटी बहन और समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति सुरक्षित है। और दूसरे तरफ गुंडा पार्टी है, अपराधी पार्टी कौन है? राष्ट्रीय जनता दल, गिरोहों का गिरोह। पहले का ना बात है सुमित जी, आप लोग बीजेपी वाला ही करता है, जंगल राज बोल बोल के आप लोग आज तक वोटे ले रहे हैं। देखिए, मैं पूरी बात बताता हूं। एक तरफ गिरोहों का गिरोह, गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, जिन लोगों ने अपराधियों, गुंडों, बाहुबलियों को टिकट प्रदान किया, और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवार। इसके अलावा अब इसमें तीसरे पक्ष की आप बात करती हैं, जिसका ना कोई अस्तित्व है, ना ही जिसका की कोई राजनीतिक विरासत है, ना ही कोई राजनीतिक धरोहर है। और जिन लोगों के विषय में मुस्कान, जिन लोगों के विषय में जाना जाता है आइडियोलॉजिकल स्विंग के लिए, दलाल, विशुद्ध रूप से जो दलाल है, जो अलग अलग राज्यों में विभिन्न पार्टियों के लिए काम करता था, और ऐसे लोगों के विषय में बात होती है। तो आप लोग के नाक पे तो दम कर दिए ना, आप बोल रहे हैं ऐसे लोगों के लिए। तो ऐसे लोग इतना परेशान कर दिए कि आज आप बोल रहे हैं राजनीतिक तौर पे एक चूजे से लड़ाई हो रही है, तो अंडा का छिलका भी नहीं है भाई, ये तो अंडे का छिलका भी नहीं है। नेता लोग का जवाब काहे नहीं सामने आ रहा है? जब इतना आसान है तो नेता लोग का जवाब क्यों नहीं आ रहा है? प्रशांत किशोर पे क्यों नहीं काउंटर कर रहे? देखिए, जवाब उसको दिया जाता है जिसका कोई राजनीतिक अस्तित्व होता है। आपने देखा होगा, सड़क पे आप ट्रेवल करती हैं, सड़क पे हर गाड़ी के पीछे आप देखी होंगी रात में कि कुत्ता भौंकने लगता है। अब प्रशांत किशोर अपने आप को कहीं ना कहीं वैसे ही पशुओं से इंस्पायर्ड करते हैं। हर गाड़ी के पीछे जो जाता है उसके खिलाफ भौंकना शुरू। नहीं, गाड़ी को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग को कैसे फर्क पड़ रहा है? कैसे नहीं पड़ रहा है? आपके नेता सामने से बोल, दिलीप जायसवाल क्यों नहीं आज तक बोले? दिलीप जायसवाल पे मेडिकल कॉलेज को लेकर बात है, मर्डर केसेस का मर्डर केस बोल दिए हैं दिलीप जायसवाल पे। ना हमें फर्क पड़ता है और ना ही बिहार की जनता को फर्क पड़ता है इस प्रकार के दलालों से, क्योंकि दलाल का काम ही होता है इस चुनाव के बाद विजय तलापति के लिए चुनाव। आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दीजिए। आप पूरी बात सुनिएगा। विजय तलापति से बात हो गई है उनकी चुनाव लड़ने के लिए, उनको चुनाव लड़ाने के लिए बात कर रहे हैं ये। और इसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूं, कुछ चीजें डाटा लेकर के बैठा हूं, वो बता देता हूं। ये जरा बता दे प्रशांत किशोर कि इनकी बहन प्रियंका और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के बेटे अभिनव के बीच में क्या संबंध है। इन दोनों ने जो कंपनी खोली है, उस कंपनी का 13/3/2025 को इन लोगों ने एक कंपनी बनाई, जिस कंपनी का नाम है जेएसपीटी कंसल्टेंट सर्विसेज। और इस कंपनी के खुलने के 2 महीने के बाद, यानी 19/5/2025 को उदय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं इनकी पार्टी के। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक कंपनी है, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, और इसके माध्यम से जेएसपीटी को 11 करोड़ 80 लाख रुपया प्रदान किया जाता है। इस पर भी तो उनको जवाब देना चाहिए। फिर जून 2025 की बात, नवयुग कंपनी की तरफ से पुनः 11 करोड़ 80 लाख रुपया फिर से जेएसपीटी को दिया जाता है। फिर जुलाई 2025 को 26 करोड़ 50 लाख रुपए जो हैं फिर जेएसपीटी को प्रदान किया जाता है। इस पर भी तो उनको जवाब देना चाहिए। खास करके इनके ऊपर जो आरोप लगते हैं, उन आरोपों पर इनको बताना चाहिए कि उदय सिंह की पत्नी रूबी सिंह, जिनके जो कश्मीरी मुसलमान हैं, और इनको जवाब देना चाहिए कि इनके नाम पर और उदय सिंह के लोगों के नाम पर और प्रशांत किशोर की बहन के नाम पर इनके तार सेल कंपनीज के साथ कैसे जुड़ते हैं, उस पर भी तो इनको जवाब देना चाहिए। दक्षिण भारत के शराब माफिया ने किस तरीके से छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया था, उस पर भी तो इनको बयान देना चाहिए। कांग्रेस के काल में दक्षिण भारत के शराब माफिया ने पूरे छत्तीसगढ़ में तहस नहस मचा के रख दिया।
नशाखोरी का शिकार युवाओं को बनाने का काम किया। और वही दक्षिण भारत की जो कंपनियां हैं उनके उनके माध्यम से जो वहां 3 राज्य जो हैं, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहीं से सबसे ज्यादा पैसा प्रशांत किशोर को क्यों आता है? इस पर भी तो उनको जवाब देना चाहिए। इसका जवाब नहीं मिलेगा। तो कहना है कि हम पे जो भी आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपकी सरकार है महाराज, मेरे अगेंस्ट सूची दीजिए और हमको जेल भेजवा दीजिए। तो दे रहे हैं। तो दीजिए अमित शाह को जेल भेजवाइए। नहीं नहीं, सूची तो दे रहे हैं, लेकिन एक कहावत होता है ना कि जो आदमी एकदम थुत्थुर होता है, जिसको काम धंधा तो है नहीं, एक सीधी सी बात है, परसेप्शन फैलाना है। चुनाव का अंतिम दौर है, आरोप लगा दो, अफवाह फैला दो और उसके बाद भाग जाओ, पीछे हट जाओ। ये वही काम करते हैं। ये दूसरों के ऊपर आरोप लगा देते हैं, किसी को मर्डरर बता दो, किसी को खूनी बता दो, किसी को कुछ बता दो। लेकिन इनके स्तर पे नाली में गिर करके तो बात होगी नहीं, काम की बातें होंगी। सड़क पे जिस तरीके से कुत्ता हर गाड़ी के पीछे भौंकता है, उस तरीके से भौंकने का काम। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग बोलते हैं तेजस्वी का 9वीं फेल, सम्राट चौधरी का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो तो 7वीं पास वाला है, और 10वीं फेल बता रहे हैं कि 10वीं फेल किए हैं। 240 नंबर आया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 2010 में दिखा रहे कि हम बस 7वीं पास है। देखिए, ये सारी बातें एक, मैंने बोला ना कि ये लोग एजेंडा बनाने का काम करते हैं, परसेप्शन बनाने झूठ का काम है। करते हैं। निश्चित रूप से परसेप्शन बनाने का काम करते हैं, एजेंडा बनाने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव को लालू जी से क्या प्राप्त हुआ? चारा चोरी, अलकतरा चोरी और जमीन घोटाला के अलावा क्या मिला? बताइए ना। पार्टी का कमान संभाल नहीं, पार्टी का कमान नहीं मिला। पार्टी का कमान नहीं मिला। कौन संभाल रहा है पार्टी? संजय यादव, इनके हरियाणा से आया हुआ व्यक्ति संभाल रहा है पार्टी। ना बहन का इज्जत है, ना भाई का इज्जत है। जब मर्जी आए। हाँ, वैसा रणनीतिकार तो भाई भगवान किसी को ना दे जो घर में भाई को निकलवा दे, अब बहन को सिंगापुर पहुंचा दे और हरियाणा से आए और लालू जी के परिवार पर कब्जा कर ले। तो लालू जी के परिवार पर जिस व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है राजनीतिक तौर पे, उसके बारे में अब तेजस्वी यादव का पता नहीं कौन सा गोपनीयता जानते हैं, कौन सी बातें जानते हैं, जो तेजस्वी यादव खुले मन से उनको अपनी सीट पर से हटा भी नहीं सकते। लेकिन फिर मैं आता हूं प्रशांत किशोर पे। बापू का फोटो पीछे, श्रद्धेय बापू की जो सबसे पसंदीदा भजन है, वैष्णो जंतु तेने कहिए पीर पराई जानी रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना आनी रे। यानी सच्चा वैष्णव वो है जो दूसरे के दुख में खड़ा रहता है, ये बापू कहते हैं। और वैष्णव धर्म में क्या माना जाता है, वैष्णव संप्रदाय में क्या माना जाता है? शराब हराम है निश्चित रूप से, यहां तक कि शराब, मांस और लहसुन प्याज भी बहुत लोग नहीं खाते हैं। और वहां बापू का फोटो पीछे लगा के आगे आदमी बैठ के कहता है कि 24 घंटा में शराब खुलवा देंगे। क्यों? क्योंकि इसको रेवेन्यू चाहिए। इसका अपना रेवेन्यू तो मिल रहा है ना दक्षिण भारत के शराब कंपनियों से, तो उस रेवेन्यू के कारण ये आदमी कहता है। तो जो शराब को आगे बढ़ाने की बात करता है, जो कहता है कि 24 घंटे में शराब खुलवा देंगे, जो आदमी केजरीवाल के साथ जाकर के खड़ा रहता है और दूसरा केजरीवाल बनने की बात कहता है, और आप लोग के साथ भी तो काम किए हैं। हमारे साथ एक अरसा बीत गया, हमारे साथ एक अरसा बीत गया। केजरीवाल के साथ कौन सा अभी का है? वही बता रहा हूं ना, हमारे साथ एक अरसा बीत गया। हमको क्या पता था? बाकी लोगों को तो पता था ना भाई कि ये धोखेबाज है। 1 मिनट एक पार्टी में एक जगह कभी नहीं ठहरा ये व्यक्ति, और उस पार्टी में, जिस पार्टी में गया वहीं पर आगे बढ़ने की ऐसी लालसा थी, नेता के माथा पे बैठने का ऐसा शौक था कि नेता ने किस प्रकार से स्वागत करके वहां से बेइज्जत करके भगाया। यही कांग्रेस पार्टी ने भी तो भगाया है। महासचिव बनने गए थे, भगा दिया। जेडीयू ने भगाया ना, वहां से भी तो भाग के गए। मैं पूछना चाहता हूं। अच्छा, अभी डर लग रहा है कि नहीं सुमित जी? बात हम घुमाएंगे नहीं, अभी डर लग रहा है कि नहीं? क्योंकि जन स्वराज अभी प्रशांत किशोर सभा कर रहे हैं और क्या भीड़ उमड़ रही है। लग रहा है कि इस बार वोट काटेगी आप लोग, क्योंकि राजद का वोट तो कटते नहीं दिख रहा है, एनडीए का ही दिख रहा है। आपको दिखाई देता है क्या भीड़, और किस प्रकार का भीड़? भीड़ तो है, वही पूछ रहा हूं ना, कैसा भीड़ है भाई? भीड़ भी नहीं देख रहे हैं। कैसा भीड़ है? कोई भीड़ नहीं है। 5 आदमी नहीं बैठता है इन लोगों की सभा में। इनके नेता को ना कोई जानता है, ना इनके लोगों को जानता है। और किस प्रकार का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं कि नया चेहरा इनको नहीं मिला, हमारे ही पार्टी में से लेके गए थे। वो भी आप देख रही है ना। नहीं, किसकी बात कर रहा हूं, आप भी समझ रही हैं, वहां भी समझ रही हैं, ये लोग भी समझ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहा हूं ना मैं। चेहरा देखिए ना। ये स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि जब प्रशांत किशोर कहते हैं कि ममता बनर्जी को जिताने का इन्होंने काम किया, वहां नाला बनाने का काम किया, सड़क बनाने का काम किया, तो रोहिंग्या मुसलमान को बसाने का काम कौन किया भाई? उसका भी तो क्रेडिट लीजिए।
जब दक्षिण भारत में हिंदुओं को गाली दिया जा रहा था, बिहार के लोगों को गाली दिया जा रहा था, तो उन्हीं लोगों के साथ काम कौन किया भाई? आप बताइए ना, यही लोगों ने काम किया। अभी इस चुनाव के बाद विजय तलापति के साथ भागने का क्या है? और एक चीज और बता देता हूं, नॉर्वे की जो राजदूत हैं एलिन में स्टेनर बिहार आती हैं। बिहार में वो किससे मिलती है? प्रशांत किशोर से मिलती हैं। देश में और बड़े दल के नेता नहीं थे। देश में जो बड़े दल है ना, उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष में कोई नेता नहीं था। एलिन में स्टेनर आती हैं और मिलती किससे हैं? प्रशांत किशोर से। इनके छुटभइये नेता जो हैं वो हो सकता है खुश हो जाएंगे कि यूरोप से कोई आया, प्रशांत किशोर से मिल लिया, तो छुटभइया सब जो इनके पार्टी में है, जो इनके पीछे दूम हिलाता होगा, वो खुश हो जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं देश की जनता से और बताना चाहता हूं कि जब श्रीलंका में LTTE आतंकवादी संगठन और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच नेगोशिएशन चल रहा था, तो अमेरिका ने नॉर्वे को कहा था कि आप नेगोशिएट करेंगे, और वहां भी एलिन में स्टेनर ही गई थी नेगोशिएट करने के लिए। उस टीम में ये भी थी, और उसके बाद वो प्रशांत किशोर से आकर के मिलती है। तो आप बताइए ना, कुछ तो राज है। यानी देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए बाहरी ताकतों को दूसरा केजरीवाल चाहिए। वही दूसरा केजरीवाल सर्वे भी आ रहा है, तो सर्वे में भी तो नीतीश कुमार तीसरे नंबर पे दिख रहे हैं। पहले नंबर पे कभी तेजस्वी तो कभी प्रशांत दिख रहे हैं। ये क्या फर्जी बातें आप, मुझे लगता है कि जिस आदमी को जाना जाता है, जिस आदमी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए, जिस व्यक्ति को मेरे हिसाब से भारत रत्न मिलना चाहिए महिलाओं के लिए, बहनों के लिए काम करने के लिए, वैसे व्यक्ति के बारे में लोग कहते हैं कि तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर। भाई, जिसको खुद ही कभी कोई नंबर नहीं आया, और अभी जमानत जब्त हुआ ना, चार पांच जगह जो चुनाव हुए थे, उपचुनाव में जमानत जब्त हो गया, लेकिन बहुत कम समय मिला था, उसमें भी हम लोग 10% तो ला ही दिए। हवाबाजी नहीं करना चाहिए था ना। हवाबाजी तो उस समय भी नहीं करना चाहिए था, जब मालूम था कि 10% या फिर जितने भी वोट उनको आए होंगे। जमानत जब्त जो हुआ था, तो हवाबाजी क्यों कि चारों जीत जाएंगे, पांचों जीत जाएंगे, इस तरीके का हवाबाजी क्यों? तो हवाबाजी करने में तो ये उस्ताद है, नैरेटिव फैलाना, समाज में नैरेटिव फैलाना। और मैं भी बोल रहा हूं ना, तो उसमें भी ये लोग खुश हो रहा होगा, क्योंकि मीडिया कवरेज तो मिल रहा है। भाई, कोई तो गाली तो दे रहा है ना इनको, और मैं तो सही बात बोल रहा हूं, मैं तो अब शब्दों से बचता हूं। इनको सिर्फ चाहिए कि इनको कोई आकर के इनकी भाषा में जवाब दे, लेकिन आप दे रहे हैं। नहीं, मैं उस स्तर तक नहीं गिर सकता। मैंने जो शब्द बोला, मुझे लगता है कि ये गाली सुनना चाहते हैं, लेकिन हम गाली नहीं देते हैं। हम शब्दों की मर्यादा रखते हैं और शब्दों की मर्यादा में बोलते हैं। तो आप सुन रहे थे इस पूरे बहस को, और आप क्या सोचते हैं? और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं ऐसे ही बोलते हैं, तो हम गरमाते हैं जब इनके नेता पे बात आती है या पार्टी पे बात आती है। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।